क्या है। एनीवे चलो, तुम लोग समझ गए हो, मैं बता देता हूँ। तो पिछली क्लास में हमारा लिंक जो है वो टूट चुका था, और हम लोग रिवर्स चार्ज के ऊपर बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने आपको गायब तक का ले आए थे कि आप गायब हो गए, और गायब हो जाने का मतलब है कि जिनको ट्रेस नहीं किया जा सका। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आपका समय बचे। आपके घर के बाहर फेरी वाले होते हैं, ये फेरी वाले आए और आकर के आपको गुड्स दे गए। जब इनसे आपने कोई गुड्स मान लीजिए परचेज कर लिया, कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ कपड़े वाले आते हैं, क्लोथ बेचते हैं, या फिर कपड़ा वगैरह, पर्दा वगैरह बेचते हैं। आपने अगर इनसे परचेज कर लिया तो क्या ये आपसे टैक्स लेते हैं? क्या आप इनको ऊपर जीएसटी देते हैं? नहीं सर, ये तो टैक्स नहीं देते। इनसे आप बिल लेते हैं? नहीं सर, हम इनसे बिल भी नहीं लेते, और ये आपको इस जगह सेल करके चले जाते हैं। तो जब ऐसे में आप वेजिटेबल वाले, सब्जी वाले से भी जा करके गुड्स परचेज करते हैं, तो क्या वेजिटेबल का आप बिल लेते हैं? नहीं सर, हम बिल नहीं लेते हैं। क्या उसके ऊपर टैक्स देते हैं? नहीं सर, हम टैक्स नहीं देते। तो बेटा जब इतनी सारी चीजें हुई तो क्या ट्रांजैक्शन नहीं हो गया? तो इसी तरीके से ये ट्रांजैक्शन पूरे इंडिया में मूव करते रहते हैं, और हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स चार्ज होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए, और ये इनकम जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचती। अब जब गवर्नमेंट के पास ये बात नहीं पहुंचती, क्योंकि ये जो सेलर हैं ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो ये टैक्स भी चार्ज नहीं करते। तो फिर गवर्नमेंट इस सिस्टम को कैसे बनाए ताकि गवर्नमेंट की इनकम प्रॉपर हो सके? तो यहाँ पर आप देखिए, ये सिस्टम का ही नाम रिवर्स चार्ज है। रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट क्या करेगी, कैसे काम होगा, तो समझिए। जिन लोगों की पहले क्लास थोड़ी छूट गई है, तो वो हाफ रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर दूं, घबराने की जरूरत नहीं। ये सब सीक्वेंस में ही काम चल रहा है, इसमें समझिए इस बात को। आप अब ये समझ गए हैं कि एक ऐसा सेलर है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। दो तरीके के सेलर हैं। एक सेलर वो है जो रजिस्टर्ड है। जब आप सब्जी लेने के लिए गए तो स्पेंसर से लेकर के गए, वो रजिस्टर्ड है, वो आपको बिल देता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है और टैक्स गवर्नमेंट को जाके दे देता है। अब दूसरा जो सेलर है वो अनरजिस्टर्ड है। छोटे छोटे जो दुकानदार हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर मैंने इसको बहुत ही लैंग्वेज में बोला था, जैसे फेरी वाला से आप कंप्लेंट कंपेयर कर लीजिए। तो ये सब कौन है? अनरजिस्टर्ड है। ये कभी भी ट्रेस नहीं हो सकते। प्रॉब्लम इन्हीं की वजह से है। तो ये प्रॉब्लम कैसे दूर होगी, इसके लिए सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर परचेजर है, मैं आपको बना देता हूँ कि आप परचेजर हैं और आप एक मैन्युफैक्चरर हैं। तो जब आप एक परचेजर है, मैन्युफैक्चरर है, परचेज करेंगे, तो आप कौन है? आप रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर हैं। आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो ये बात डीलिंग करने की हुई। तो जब आप रजिस्टर्ड हैं और आपने डीलिंग शुरू करी, समझो समझो, बहुत ध्यान से सुनना। जब तुम रजिस्टर्ड हो, तुमने डीलिंग शुरू करी किससे? रजिस्टर्ड पर्सन से। ध्यान से सुनिएगा। तो आपने जो गुड्स 10,000 रुपए के खरीदे थे, उसके ऊपर 12% आपने जीएसटी दे दिया, 1,200 रुपए आपने टैक्स दे दिए। इस तरीके से ये वैल्यू आपने पे कर ली 11,200, और ये पैसा टैक्स का, जो 1,200 टैक्स का है जीएसटी का, क्या ये गवर्नमेंट तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? इस ट्रांजैक्शन में बताइए, ये जो टैक्स है ये गवर्नमेंट तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? डीलिंग आपकी रजिस्टर्ड से हो रही है। तो जब डीलिंग आपकी रजिस्टर्ड से हो रही है, तो रजिस्टर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्ट करना, और वो गवर्नमेंट तक पहुंचा देगा, इसके ऊपर टैक्स है। ये रास्ता तो क्लियर है। मगर अब अगली समस्या समझिए जो और ध्यान देने वाली है। ये अब आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है। आपने डीलिंग किससे शुरू करी? अनरजिस्टर्ड के साथ डील करा। अनरजिस्टर्ड, कई छोटे छोटे अनरजिस्टर्ड हैं, इनसे आपने डील किया और आप गुड्स परचेज करके लेकर के आए। सर ऐसा कोई अगर एग्जाम्पल हो जाता तो, मानिए आप लखनऊ के एक्सपोर्टर हैं चिकन गुड्स के लिए। चिकन गुड्स, हमारा लखनऊ इतना फेमस है कि यही चिकन खाया जाता है और यहीं पे चिकन पहना भी जाता है। तो आपने चिकन गुड्स के लिए एक्सपोर्टर का काम किया, या फिर जो है आप समझिए इंडिया में ही आप वर्क कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर नहीं है, और आप चिकन गुड्स को आप महाराष्ट्र में और अलग अलग स्टेट में सप्लाई करते हैं। आप रजिस्टर्ड हैं, और आप जब इन गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं
तो छोटे छोटे लखनऊ के गलियों में कुछ जो वर्कर्स हैं उनसे आप साड़ियाँ, कपड़े, इन पे कढ़ाई ये सब करवाते हैं और आप उनसे परचेज करते हैं। तो जब आप उनसे बेटा परचेज करके लाते हैं तब तो उस जगह टैक्स नहीं दिया जाता, वो सब तो अनरजिस्टर्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे। हाँ सर, ये सब तो आ जाएंगे। तो ट्रांजैक्शन तो हुआ, तो टैक्स कैसे जाएगा? तो इस जगह पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ से रिवर्स मैकेनिज्म चल रहा है। अब इस जगह पर जो टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी किसकी हो जाएगी? वो भी परचेजर की हो जाएगी, कलेक्ट करने की परचेजर की हो जाएगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये रजिस्टर्ड है और इनकम और जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो इस रजिस्टर्ड बंदे को ही ट्रेस कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी किसकी हो जाएगी? परचेजर की हो जाएगी। तो परचेजर ही इस जगह पर टैक्स को कलेक्ट करेगा और जाकर के गवर्नमेंट के अकाउंट में टैक्स को दे देगा। इस वजह से, क्योंकि ये सब तो अनरजिस्टर्ड है, ना ये टैक्स कलेक्ट करते हैं और ना गवर्नमेंट तक ये टैक्स पहुंचाते हैं, तो इससे गवर्नमेंट को नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट ने ये मैकेनिज्म कर दिया, उल्टी गंगा ये बहा दी कि टैक्स जो है वो जिम्मेदारी किसकी हो गई? परचेजर की हो गई, और परचेजर ही उस टैक्स को गवर्नमेंट के पास जाएगा और गवर्नमेंट पास पहुंचाने की जिम्मेदारी इसकी है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता था? नॉर्मल कंडीशन जो आपने अभी तक पढ़ी है, नॉर्मल कंडीशन में ये रजिस्टर्ड पर्सन था, ये ग्रीन लाइन से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, जो सेलर था, रजिस्टर्ड सेलर, और इस रजिस्टर्ड सेलर की जिम्मेदारी होती थी कि वो टैक्स पहुंचाए। ये नॉर्मल थ्योरी है। मगर जो नीली वाली लाइन है वो आपको रिवर्स चार्ज की बात बता रही है कि अब जो टैक्स कलेक्ट होगा वो टैक्स जो है परचेजर खुद ही अपने पास से कलेक्ट करेगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, और फिर इस टैक्स को ले जा करके वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। ये इसकी सिंपल सी रिवर्स चार्ज की थ्योरी है। क्या ये थ्योरी अब आप लोगों को समझ में आई क्लास? यस सर। तो अब इसके लिए जरूरी क्या था थ्योरी के लिए कि सेलर जो है, चाहे वो रजिस्टर्ड है, तब तो बात ही खत्म हो गई, हम रजिस्टर्ड की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सेलर की। सेलर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, और परचेजर जो है, आगे समझिएगा, परचेजर भी अनरजिस्टर्ड है। तो अब अगर एक मिनट जरा क्लास, एक मिनट जरा, सर का फोन आ रहा है, बात कर लूं। सर, सर एक मिनट, आप म्यूट कर दें सर, क्लास पे हैं। वो बच्चे थे ना, एक बस सर, एक तुरंत उठाना था ना, रिकॉर्डिंग कहाँ गई? और अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या है कि परचेजर भी दो तरीके का है। परचेजर कौन सा है? वो भी जो है एक रजिस्टर्ड है और एक अनरजिस्टर्ड है। अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो हम डीलिंग बात कर रहे हैं कि परचेजर हमारा जो है वो रजिस्टर्ड है, और जो रजिस्टर्ड परचेजर है उसकी डीलिंग हो किससे रही है? उसकी अनरजिस्टर्ड सेलर से हो रही है। तो जब इस तरह की डीलिंग हो कि परचेजर जो है वो हमारा रजिस्टर्ड हो और सेलर अनरजिस्टर्ड हो, तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म काम करता है। इतना आ गया आपको समझ में कि नहीं आ गया समझ में? दूसरी चीज, इसके पहले जब हम लोग काम करते थे तो उसमें क्या था कि चाहे परचेजर रजिस्टर्ड हो चाहे परचेजर अनरजिस्टर्ड हो, और उसकी डीलिंग हम लोगों ने किससे पढ़ी थी कि जो सेलर है वो हमारा रजिस्टर्ड है। ये जो येलो कलर से किया है ये हम लोग अभी तक का पढ़ते चले आ रहे थे कि परचेजर चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, उसकी डीलिंग किससे होती थी? सेलर से, जो कि रजिस्टर्ड होता था। तो ये टिपिकल पॉइंट नहीं था। यहाँ पर समस्या आ गई कि अब हम लोगों को डीलिंग किससे करनी पड़ रही है? सेलर से करनी पड़ रही है, और ये सेलर क्या है? अनरजिस्टर्ड है। तो रेड वाला जो कलर है वो रिवर्स चार्ज को बता रहा है कि जो परचेजर है वो रजिस्टर्ड है और जो सेलर है वो अनरजिस्टर्ड है। तो ऐसे में, अब ये रेड कलर वाली बात बता रहा हूँ, ऐसे में जीएसटी जो है वो ये परचेजर जो कि रजिस्टर्ड था वही कलेक्ट कर लेगा और कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पहुंचा देगा। सर ये बात तो बिल्कुल ढंग से समझ में आ गई
कि जीएसटी की जिम्मेदारी उल्टी गंगा बहेगी, रिवर्स हो जाएगी और परचेजर ही रजिस्टर्ड करेगा, भेज देगा। अब बेटा इसके आगे और एक कठिन समस्या, वो सुनिए। सर वो कठिन समस्या क्या? बेटा अगर ऐसी समस्या आ जाए, देखिएगा ये नीले कलर से कर रहा हूं, ऐसी समस्या आ जाए कि जिस समय जो परचेजर है, नीले कलर से कर रहा हूं ब्लू कलर से, वो हमारा रजिस्टर्ड हो, इसीलिए ब्लू कलर से कर रहे हैं, वो अनरजिस्टर्ड हो, और साथ ही साथ सेलर भी, ये भी हमारा अनरजिस्टर्ड हो, मतलब परचेजर भी अनरजिस्टर्ड है और सेलर भी अनरजिस्टर्ड है। अब इस जगह पर जीएसटी डिपार्टमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट है, वो किसको पकड़ेगी और कैसे पकड़ेगी, कैसे मैकेनिज्म यहाँ पर चार्ज होगा? तो जो नीले कलर से हो रहा है कि जब सेलर भी अनरजिस्टर्ड और परचेजर भी अनरजिस्टर्ड, तो कैसे पकड़ेंगे, ये एक अलग टॉपिक है, इसको इससे नहीं आपको लेना है। आपको सिर्फ जो अभी इस फाइनल चार्ट में मैंने रेड से बताया है उसको लेना है। तो रेड में आपने देखा जब परचेजर रजिस्टर्ड हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, नीले वाले को आपको नहीं लेना है, आपको सिर्फ रेड वाले को लेना है। मतलब कि सेलर हमारा अनरजिस्टर्ड और परचेजर हमारा रजिस्टर्ड, ये वाली कंडीशन रिवर्स चार्ज में आ जाएगी। अब आपको ये कंडीशन पूरी मैंने समझा दी। अब इसी के ही ऊपर आगे हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की। क्या बेटा सबको समझ में कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई कंडीशन? यस सर। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर, धीरे धीरे बुक लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल पे, मिस्टर ए इज नॉट रजिस्टर्ड बिजनेसमैन अंडर जीएसटी। अब देखो ये मिस्टर ए हैं और ये अनरजिस्टर्ड है, नॉट रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन अंडर द जीएसटी बिकॉज इज एनुअल टर्नओवर इज लेस देन थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट वही मैंने बताया 40 लाख रुपए से कम है, तो इसलिए इसको रजिस्टर्ड नहीं कराया गया। मिस्टर बी जो है वो, मिस्टर बी रिसीव्ड सम सप्लाई, तो बेटा जो मिस्टर बी हैं वो स्टैंड कर रहे हैं क्या, एज ए परचेजर। यस सर। और ये सम सप्लाई इन्होंने रिसीव करी है मिस्टर ए से। इन दिस सिचुएशन, अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, आप खुद ही सोच करके अब बताइए कि ये तो अनरजिस्टर्ड है और ये परचेजर है, ये रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर टैक्स अब कौन कलेक्ट करेगा, लायबिलिटी किसकी हो जाएगी, ए की बी की? बी की सर। बी की। बस इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया। तो जो लायबिलिटी है वो किसकी हो जाएगी, बी की। बस देखिए आगे लिखा है, इन दिस सिचुएशन द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन दिस सप्लाई विल बी अपॉन रिसिपिएंट। तो यहाँ रिसिपिएंट कौन है, बी है। रिसिपिएंट वर्ड जो है, क्योंकि बुक का आंसर है ना, कॉपी में आप आंसर लिखेंगे तो अच्छे अच्छे वर्ड लिखेंगे, तो इसलिए रिसिपिएंट है। तो रिसिपिएंट कौन, जो सप्लाई को रिसीव कर रहा हो। मगर इतना तो समझ में आ गया ना कि बी जो है उसकी जिम्मेदारी होगी। बस बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस इससे अब आंसर लिख लोगे। ऑल दो मिस्टर ए इज ए सप्लायर एंड ही वॉज हिज एंड दिस वॉज हिज पार्ट टू पे आउटपुट टैक्स। यहाँ पर आउटपुट टैक्स मतलब वही जीएसटी जिसको हम लोग देसी भाषा में बात कर रहे थे, ये जिम्मेदारी किसकी थी, ये जिम्मेदारी ए की थी। मगर अब ये सब कौन देगा, ये सारा का सारा काम कलेक्ट करने का मिस्टर बी का हो जाएगा। हाउएवर मिस्टर ए इज नॉट रजिस्टर्ड, दिस इज द मेन थिंग, वो अनरजिस्टर्ड हैं। तो जब भी ऐसे अनरजिस्टर्ड की बात आए, अपने दिमाग में रखना, आंसर में नहीं लिखना। ये तुम वही फेरी वाला या सब्जी वाला समझना जो तुम्हारे घर के बाहर जा रहा है, आंसर में मत लिखना, सिर्फ समझाने के लिखा है। आंसर में लिखना तो चिकन गुड्स वाला एग्जाम्पल लिखना कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं चिकन क्लोथ के लिए। मिस्टर ए इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी डैश 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 डैश। और इसी सिस्टम को कहा जाता है रिवर्स चार्ज। अब बताइए दिमाग में रिवर्स चार्ज का मतलब बैठा कि नहीं बैठा? यस सर। यस सर। इसके 2 वीडियो आज आपके अपलोड होंगे, क्योंकि पहले वाला जो है डिस्कनेक्ट किसी वजह से हो गया था, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, वो हार्डली ज़्यादा लंबा नहीं था। और ये वाला दोनों को अटैच करके एक बार रिवाइंड करके पढ़ लीजिएगा, सबको समझ में आ जाएगा। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब पहले मैंने आपको इसको समझाया जिसमें देसी भाषा का यूज किया, उसके बाद बुक की लैंग्वेज का एग्जाम्पल दे करके बताया। अब देखिए अगर हम सेक्शन की बात करें तो किस तरह लैंग्वेज लिखेंगे। इन एडिशन टू नॉर्मल चार्जेस द रिवर्स चार्ज आर द सेकंड पार्ट ऑफ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। पहले हम लोगों ने, मेरा जो पिछला वीडियो था वो नॉर्मल चार्जेस के ऊपर था, उसकी हेडिंग ही नॉर्मल चार्जेस थी। आज का जो ये वीडियो है लेवी एंड कलेक्शन का, ये रिवर्स चार्जेस का, इसका मैं थंबनेल भी रिवर्स चार्जेस के नाम से ही दूंगा ताकि ढूंढने में दिक्कत बच्चों को नहीं हो। सेक्शन 9
subsection 3 of the CGST Act 17 state that on the recommendation of the GST Council, ये सारी बुद्धि कहाँ से आई? ये GST काउंसिल ने दी। किसको ये बुद्धि दी? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी कि रिवर्स चार्ज आप लगाइए, उल्टी गंगा बहाइए। कैन नॉट नोटिफाइड सम गुड्स एंड सर्विसेज अपॉन विच रिवर्स चार्ज विल बी एप्लीकेबल। तो ये सारा का सारा अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि आई कहाँ से गवर्नमेंट के पास में, तो वो जीएसटी काउंसिल ने गवर्नमेंट को दे दी। अपार्ट फ्रॉम दिस सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट स्टेट दैट द रजिस्टर्ड पर्सन, ये है रजिस्टर्ड पर्सन, हु रिसीव गुड्स, मतलब अभी हमारी स्टोरी में कौन था? ये बी था। हु रिसीव द गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन, हमारी स्टोरी में अभी ये कौन था? ए था। वही फेरी वाला, सब्जी वाला, अनरजिस्टर्ड विल हैव टू, मगर आंसर में याद रखिएगा चिकन का स्टोरी लिखिएगा, फेरी सब्जी वाला ना लिखिएगा। इसके बाद में will have to pay tax themselves under the reverse charge system. In both cases, all the rules and regulations will apply in this regard upon the recipient and the goods and services. इसका मतलब है और बाकी जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब वैसे ही लगेंगे जैसे लग रहे थे, बस टैक्स को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी वो जो है परचेजर की हो जाएगी। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है ये इस पूरी लाइन का। अब आपको लाइन इजी लगने लगी होगी। मैंने अब आपको एग्जाम्पल बता दिया, देसी भाषा में समझा दिया, बुक की भाषा में समझा दिया। अब इसके लिए क्या सेक्शन और एक्ट कहता है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। 9 जो 4 है और 9(3) है वो इसके लिए क्या वर्ड यूज करता है। इसीलिए सेक्शन मैंने पहले नहीं पढ़े, नहीं तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। जब समझ चुके हैं तो हर लाइन इजी लगेगी। इन सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 CGST Act 2017 has been described that the government may ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, बोला ना जीएसटी काउंसिल की राय थी, तब जीएसटी काउंसिल अगर कोई और रिकमेंडेशन दे या फिर गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे या फिर स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सप्लाई एंड गुड्स और बोथ द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्जेस बेसिस ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सच गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। ये ऐसी टेक्निकल लाइन है, ये आदत डाल लेना जीएसटी में लिखने के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, 2 लाइन आंसर के बढ़ जाएंगे। All the provision of this act shall apply to such recipient, and if he is a person liable to pay tax in relation to the supply of goods services or both। तो जितना सब समझाया था ये वही भाषा सब ढूंढ करके 9.3 में लिख दी गई। 9.4 क्या कहता है? 9.4 नहीं, 9 सबसेक्शन 4 CGST एक्ट क्या कहता है? द गवर्नमेंट में, तो यहाँ पे भी देखो गवर्नमेंट को ही फाइनल राइट दिया गया है, गवर्नमेंट के पास ही अधिकार है, ये गवर्नमेंट के राइट्स हैं। अगर किसी तरीके से पावर है, राइट और पावर है, किसी भी तरीके से कोई भी चेंजेस अगर करने हैं किसी भी गुड्स के लिए हो, सप्लाई के लिए हो या दोनों के लिए या कोई कॉम्बिनेशन के लिए हो, तो रिवर्स चार्ज में जैसे भी होगा वो नोटिफाई कर देगा और ये सबको इम्प्लीमेंट करना है। 4 क्या कहता है? द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। सर ऊपर भी रिकमेंडेशन था, यहाँ भी रिकमेंडेशन है। हाँ, तो यहाँ किस चीज की रिकमेंडेशन है? बाय नोटिफिकेशन specifying class of registered person, specifying class of registered person। फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पर स्पेसिफिक वे से वो क्लास में कैटेगरी में डाल दे किसको? मिस्टर बी को। कौन मिस्टर बी? जो परचेज कर रहे थे। तो ऐसा नहीं कि हर एक ही आ जाए, कभी कभी इनके पास राइट है तो वो ऐसे बंदे को स्पेसिफाई कर दे या फिर परचेज करने वालों की भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट रुपए के भाषा में लगा दे कि जिनकी लिमिट इतने सेल की होगी उन्हीं को ही ऐसी जिम्मेदारी रिवर्स चार्जेस की दी जाए। सर ऐसा क्यों करे? क्या पता बेटा, पहली समस्या तो ये थी कि चूहे को भगाने के लिए घर में बिल्ली ले आए, अब बिल्लियां ज्यादा हो गई, उनको भगाने के लिए क्या कुत्ता ले आए, अब कुत्ते के बाद समस्या और बढ़ गई तो क्या उनके लिए हम शेर घर ले आएंगे? ये एक हिंदी में कहावत और स्टोरी समझाई जाती है। तो सेम थिंग, जो पहली समस्या थी उसमें था कि हमारा सेलर जो कि अनरजिस्टर्ड था, जिसको हम ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, वो भाग गया था। तो उस समस्या को बचाने के लिए तो हम लोग लेकर के आए परचेजर को जो कि रजिस्टर्ड था। अब अगर रजिस्टर्ड परचेजर की ही कोई कैटेगरी ऐसी हो जो कि वो खुद भी गायब हो जाए, जिसको फिर ना पकड़ पाए, कोई समस्या हो, तब तो और पैसा चला जाएगा। तो यहाँ स्पेसिफाई का मतलब यही है कि गवर्नमेंट इसमें परचेजर की भी कैटेगरी टाइम टू टाइम डेवलप कर सकती है। हु शैल इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ
फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड सप्लायर। देखो आ गया ना, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से जो ले रहा है तो उसकी भी कैटेगरी कर देगी कि भाई आप आएंगे, आप नहीं होंगे। पे द टैक्स ऑन द रिवर्स चार्जेस बेसिस as the recipient of such supplier of the goods or services or both, and all the provision of this act shall apply to the such recipient as if he is the person liable to pay the tax in relation to such supply or goods or service or both। तो अब यहाँ पर आपने 3 का भी एक्सप्लेनेशन समझ लिया, 4 का भी कर लिया। अब आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद ये नहीं रखी जाती कि आप पूरे ही कंटेंट इसमें बताएं। बस इतना याद रखिएगा कि ये अंडर सेक्शन 9 पे हम लोग चल रहे हैं और लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स के पोर्शन में मैंने जो थंबनेल भी डाला है उसके ऊपर भी देखो इसी अंडर सेक्शन 9 लिख दिया। अंडर सेक्शन 9 से एटलीस्ट आपके दिमाग में ये रहेगा कि हम लोग 9 के रिलेशन में बात कर रहे हैं। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने नॉर्मल चार्जेस के बारे में बढ़ाया था, तो नॉर्मल चार्जेस भी शॉर्ट नोट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है और रिवर्स चार्जेस तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ही आता है। यहाँ पर इसको तैयार कर लीजिएगा एग्जामिनेशन के लिए और चार्ट वार्ट ग्राफ ग्राफ लेकर बना दीजिएगा। सर तो क्या 9.3 और 9.4 9.2 9.1 लिखेंगे, इतनी आपसे उम्मीद नहीं करी जाती। आप सेक्शन 9 लिख करके, स्टोरी लिख करके, ग्राफ लिख करके रिवर्स चार्ज को एक्सप्लेन कर देंगे लैंग्वेज में तो आपका काम चल जाएगा। अब बताइए आप लोगों को रिवर्स चार्ज पूरा समझ में आया या किसी तरह की अभी भी कोई मन में डाउट लग रहा है? सर आ गया। आ गया तो बस चलते चलते आखिरी में इसका एक्सप्लेनेशन ये 2 पॉइंट यहाँ पे और बोल दे रहा हूँ। ओनली 12 सर्विसेज हैज बीन नोटिफाइड अंडर द 9.3। तो जो सर्विसेज की बात कर रहा था वो 9.3 कर रहा था, उसमें 12 सर्विसेज जो हैं वो एडिशनल डाल दी गई हैं 9.3 में, जिसमें जिम्मेदारी टैक्स की किसकी हो जाएगी? परचेजर की हो जाएगी ऑफ द CGST एक्ट इन विच सर्विस रिसिपिएंट मस्ट पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। और सेकंड कह रहा है द सप्लाई अंडर द रिवर्स चार्ज शुड बी टैक्सेबल देन ओनली द प्रोविजन ऑफ रिवर्स चार्ज विल अप्लाई अदरवाइज। तो ये अदरवाइज है, अगर ऐसी कंडीशन में वो टैक्सेबल है तभी रिवर्स चार्ज में है, पता चला टैक्स ही नहीं लगता तो जबरदस्ती आप उसको कैसे करेंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट हो गया। आज हम लोगों ने रिवर्स चार्जेस का कंटेंट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से ई कॉमर्स ऑपरेटर चार्जेस। ओके क्लास? यस सर। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू सर।